बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। आरती ठीकू सिंह जी हमारे साथ हैं, एस बहल साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मध्य प्रदेश से एक बड़ी कंट्रोवर्सी निकली है, उसके बारे में आपको बताते हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने दरअसल एक बड़ा विवादित बयान दिया है। ग्वालियर ग्रामीण से वे कांग्रेस के एमएलए हैं साहब सिंह गुर्जर। ये कांग्रेस पार्टी के न्याय सत्याग्रह के मंच से बोल रहे थे। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जो सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बातें कही जा रही थी। इन्होंने कहा क्या? इन कांग्रेस विधायक के शब्द थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संघ में गए। संघ मतलब आरएसएस। अब कह तो इन्होंने दिया, इसके बाद हंगामा हुआ। बीजेपी के बहुत सारे लोग इस वक्त इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश भर के नेता आए थे और जीतू पटवारी पर एक केस दर्ज हुआ है, उन पर एफआईआर हुई है, उसका विरोध कर रहे थे। आपको ये मामला मैं बता देता हूं दरअसल है क्या। दरअसल एक जगह पर एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने किसी विवाद में उसके साथ मारपीट की और फिर उसको मल खाने के लिए मजबूर किया। ये उस व्यक्ति का आरोप था। अब इसकी शिकायत लेके वो जीतू पटवारी के पास पहुंचा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास। कांग्रेस इन्होंने कहा कि तुम जाकर के पुलिस में मुकदमा दर्ज कराओ। वो व्यक्ति पुलिस में चला गया। अब लेकिन उसका ये सब पहले की बातें हैं, पहले ऐसी ये कहानी सामने आई। अब उसी व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे तो यह सब कहने के लिए और बीजेपी के नेता का नाम लेने के लिए जीतू पटवारी ने कहा था और मैंने उनके दबाव में आकर के यह झूठ बोला और पुलिस में रिपोर्ट करा दी। तो अब बीजेपी वालों ने, अब जो सरकार है वहां की, इस बयान के बाद सरकार ने जीतू पटवारी के ऊपर एफआईआर कर दी कि उन्होंने इस व्यक्ति को मजबूरी में डाल करके, इसको मजबूर करके झूठा केस दर्ज करवाया। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी इन्होंने कहा कि इसके ऊपर सरकार ने दबाव डाला है, इसलिए इसने ये बयान दिया है, हम इसके घर जाएंगे। वो उसके घर गए, घर पर वो व्यक्ति मिला नहीं। तो अब कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत करना चाहती है और इस कार्यक्रम में यह हो रहा था कि जीतू पटवारी के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो केस वापस लिया जाए, नहीं तो ये सारे के सारे कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि हम थाने जाकर आत्मसमर्पण करेंगे, कहेंगे कि हम सबको जेल में डालो। आप एक बयान सुनिए। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। एमपी में दरअसल ये मामला थोड़ा सा अब बड़ा बन गया। अच्छा, इसके पीछे आप देखें जो कहानी है वो है बड़ी गंभीर। जो कहानी है वो ज़्यादा गंभीर है और उस पर मतलब ठीक से मसला होना चाहिए। और बहुत बार राजनीति में ऐसा होता है कि किसी को भी बदनाम करने के लिए किस तरह से दबाव भी बनाया जाता है और वो आम आदमी जो है वो किसी प्रेशर में भी कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। अब ये भी हो सकता है कि वो जो प्रेशर था वो उस समय बनाया गया प्रेशर कि जिसके बीजेपी के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज की, या ये भी हो सकता है कि आज जो प्रेशर बना उसकी वजह से वो यहाँ पर ये बात कर रहा हो। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत होता है और वो गंभीर मसला है। और ये जो कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करें, थाने में चले जाएं, इसमें कोई मुझे ऐसे बड़ी बात नहीं लगती राजनीति। इनके बोल पर ये इसको कोई सहमति वाली बात नहीं है और इस तरह की बात से मैं कभी भी सहमत नहीं होता। और या तो जो लोग, मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि संघ के बारे में ज़्यादातर लोग वही बोलते हैं जो संघ को नहीं जानते। जो संघ को जानते हैं वो संघ पर बात नहीं करते, कम से कम ऐसी बात तो नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब यह है कि इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो और पता चले। आपने ठीक कहा, असल मुद्दा तो यह है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। हाँ, उसके साथ जाती हुई या उसको दबाव में डाल के उससे झूठ बुलवाया गया। अब एक खबर, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये सांसद हैं और इनका कई स्टेटमेंट्स वैसे तो सुर्खियां बनते हैं, जो बोलती हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब जो ताज़ा बात है वो ये कि ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रही थी और अपनी ज़िंदगी पर, अपनी पॉलिटिकल लाइफ पर बातें कह रही थी। इनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ इनसे और यहाँ एक ऐसी बात इन्होंने कह दी जिस पर अब फिर चर्चा हो रही है। इन्होंने ये कहा कि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं अपनी, भाई हमारी नाली टूट गई है हमारे घर के बाहर, हमारी सड़क नहीं बन रही है, सड़क टूटी हुई है, ये शिकायतें मेरे पास लेके आते हैं। मैं सांसद हूँ, ये काम है विधायकों के, पार्षदों के, उनकी समस्याएं ये मेरे पास लेकर के आते हैं। मैं लोगों को समझाती हूं कि ये समस्या जो है ये आपका विधायक पार्षद दूर करेगा या राज्य सरकार दूर करेगी। फिर लोग मुझसे कहते नहीं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप सेलिब्रिटी हो, फिल्म में काम करती हो, आप अपने पैसे से हमारा काम करा दो, इतना तो आप कर ही सकती हो। तो ये उन्होंने अपनी बेबसी बताई। फिर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि आप
एंजॉय कर रही हैं पॉलिटिकल लाइफ अपनी, आपको अच्छा लग रहा है पॉलिटिक्स में? तो उन्होंने कहा देखिए ईमानदारी से मैं कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही, साफ साफ उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरा कोई सोशल सर्विस का बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कोई समाज सेवा नहीं की है जीवन में। ठीक, अपना ऑनेस्टली बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा स्वार्थी किस्म का जीवन जिया है और पॉलिटिक्स में बहुत समाज सेवा करनी पड़ती है जो मैंने कभी नहीं की। तो अब लेकिन ये है कि मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि मैं कोई बहुत एंजॉय नहीं कर रही हूँ अपने इस जीवन को। अगर मुझे भी एक मौका मिला था इनसे बात करने का, तो वहाँ भी इन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की थी इंटरव्यू में। कुछ महीने हो गए उस बात को दिल्ली में, तभी उन्होंने पहली बार लगा था कि हाँ ये जीवन शायद इनको बहुत रास नहीं आ रहा है ये जीवन इनको। अब देखिए ना, वहाँ वो बाढ़ बारिश के जंगल में जाकर के घूमना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जो आदमी परेशान होता है वो तो कुछ भी कह देता है नेता को देख करके। तो वो सब जो है वो अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि वो कोप अप कर पा रही हैं उससे। लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर क्या कहेंगे आरती जी? पहले तो ये कि कंगना रनौत इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अनकन्वेंशनल सी एक्टर रही है, और जिस तरह से वो बेबाकी से बात करती है उसकी सराहना करनी चाहिए। वो सच जो है कड़वा लगे हमें, मीठा लगे, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑनेस्टली बात करती है। और मुझे लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ओपनली और ऑनेस्टली कह रही है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स में, और वो साफ साफ ये भी कह रही है कि उन्होंने बहुत स्वार्थी जीवन जिया है। और ये एक्चुअली ये बात जो है सब इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे लगभग लागू होती है। और इनफैक्ट अक्सर यही हम सोचते हैं कि इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़, इनको क्यों लोकसभा में आना है या राज्यसभा में आना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमने कई सारे एक्टर्स देखे, राज्यसभा में वो मेंबर तो बन जाते लेकिन कभी आते ही नहीं है राज्यसभा, कभी भी वो पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन और क्या उनका मेंबरशिप जो है लोकसभा या राज्यसभा में वाकई वो स्पेशली जो लोकसभा रूट से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है, और कंगना ने इस विषय को पब्लिक डिस्कोर्स में लाई है, इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि अगर कंगना एक एक्टर होते हुए वो देख रही है कि कितने हेल्पलेसनेस है उसको, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, वो ये पैसा नहीं लगाना चाहेगी पब्लिक सर्विस पे, तो ऑनेस्ट ये देखिए, ये तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगाए। ये तो मतलब ये उनके काम का ये दायरा तो नहीं है। कोई करना चाहे बहुत अच्छी बात है, आप करो सर, वो आप अपने पैसे का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करें। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, मुझे तो इनका बयान बड़ा ईमानदारी भरा लगा, रिफ्रेशिंग लगा कि चलो कोई व्यक्ति खुल के सच तो बोल रहा है। लेकिन ये सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से करना चाहिए। असली सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से है कि वो क्यों सेलिब्रिटीज को अपनी एक सीट बचाने के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते। यदि पिछले 60-70 साल का देखूं तो 3 अभिनेता मुझे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े लोग जो एक्टिव तरीके से लगे, वो सुनील दत्त साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और हैं मतलब, और हेमा मालिनी। एक नाम और लिया जाता है सर वैसे, मेरे को जो बताते हैं लोग, विनोद खन्ना का भी, मतलब विनोद खन्ना भी, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। ये तीनों चारों लोग जो है, हो सकता है 1-2 लोग और भी हो, मैं भूल रहा हूँ, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन लोगों ने फिर भी काम किया। बाकी आप 50 लोग होंगे कम से कम अभी जो सेलिब्रिटीज़ आए। आपको याद होगा कि मैं ध्यान करता हूँ, अभी ये चूरू की बात हो रही, बीकानेर से धर्मेंद्र को सांसद बनाया था बीजेपी ने। 6 महीने बाद वहाँ पर पोस्टर लगने लग गए कि गुमशुदा सांसद। फिर अभी आपने सनी देओल साहब को बनाया, और भी लोग हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो उससे पहले गोविंदा आए थे, राजेश खन्ना रहे थे, फिर उधर सचिन तेंदुलकर आए, रेखा आई यहाँ पर राज्यसभा में, तो उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती। बल्कि क्या होता है कि उनका जो आप केवल एक सीट को बचाने के लिए भी इस बार की ये सीट मिल जाए, जैसे मंडी में भी हुआ कि कंगना के साथ। और कंगना तो वैसे भी आमतौर पर ऑनेस्ट तरीके से बात करती है, उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो है कि बहुत ही ऑनेस्ट है, उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया कि ना तो मुझे काम आता है, ना मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो ये बात एक बहुत ही अच्छी है, चाहे डायरेक्टली नहीं बोला कि काम आता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, तो उनके पार्टी के MP कैसे कह सकते हैं कि हमें समाज सेवा से कोई भी लगाव नहीं है?
पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो कहते हैं कि मुझे नालियां, सड़कें, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो विधायकों के लिए। लेकिन आपका एमपी लैड का जो प्रोजेक्ट का 5 करोड़ एक साल में मिलता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीजों का तो है। सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं तो नालियां ही तो हैं जो ह्यूमन वेस्ट को लेके जाती हैं, आपने इंपॉर्टेंट तो वही है। और वो उसका अगर आपको नहीं आता तो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए एमपीज की, खासकर वो जो इस फील्ड से, इस क्षेत्र से नहीं। मैं आपकी बात से अब सहमत हूं और आगे इसको ले जाता हूं। ठीक है, आपने ईमानदारी से, कंगना ने कहा कि भाई ये काम मुझे बहुत रास नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर रही हूं, तो छोड़ दो, रिजाइन। लेकिन ये जिस वजह से आप यहां पर हो, जिस जनता की जवाबदेही आप पर है, आप नहीं करोगे तो किसी और को दे दो, तो आप छोड़ दो इस काम को। लेकिन अब उन लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, उन्होंने तो पार्टी सिंबल देख करके आपको चुन लिया था। त्रिपाठी जी, गलती है ना भाई, आप क्यों नेताओं को चुनते हैं? एक तो पार्टियां क्यों टिकट देती हैं, तो जाहिर है उनको लगता है कि जनता इन्हीं को देख के कर देती है। 2 बड़े उदाहरण हैं और मतलब सबके ध्यान में होगा। गोविंदा ने जब राम नाईक जैसे व्यक्ति को हराया था, राम नाईक जी का करियर खत्म हो गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, बहुगुणा जी का करियर खत्म हो गया। अब करियर खत्म मतलब ऐसा थोड़ी ना होता उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता भी उस तरह से उनको, क्या हर अभिनेता इस काम में है? कंगना रनौत को अगर देखें तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जिसको हमें बात करनी चाहिए, जो छूट जाता है। क्या अगर कोई अभिनेता, अभिनेत्री किसी भी विषय पर अपने एक विचार रखने लगे, तो क्या जो दूसरे विचार को मानने वाले हैं उसको ऐसे पुश करते देते हैं कि वो राजनीति में ना आए तो उसका काम नहीं चलेगा? आपको ध्यान में होगा वो सामना में छपा था, उखाड़ दिया, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया था। तब कितने लोगों ने पूछा कि भैया कौन सा, उसका घर क्यों तोड़ दिया भाई, इतने स्टूडियो बने हैं, इतना कुछ है, क्यों नहीं तोड़ते हो? तो सवाल कई हैं। और कंगना रनौत ने उसके लिए नेता नहीं बन जाएंगे ना त्रिपाठी जी? नहीं, ये पुश करने का भी तो समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। आप अगर किसी और क्षेत्र में हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो एक तरह से पुशिंग हो जाती है कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, आप बिना राजनीति में रहते सक्षम ही नहीं हो सकते, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको एक खांचे में डाल दिया जाएगा, वो भी बहुत खतरनाक है। देखिए, इस मामले में आखिरी बात यही है कि गलती कंगना से तो हो गई, जो वो स्वीकार कर रही हैं। बीजेपी से भी गलती हुई है जिसे वो स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा होगा ये दोनों लोग अपनी गलती जल्द सुधार लें, मंडी की जनता को कोई और विकल्प दे दें। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके नए टैरिफ रूल्स को लेकर दुनिया भर के देश परेशान हैं और इस पर ट्रंप की धमकियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब ट्रंप ने फिर धमकी जारी की है। कल उन्होंने ये बयान दिया था और हमने आपको दिखाया था कि मेरा भारत के साथ अमेरिका का एक ट्रेड डील होने वाली है, तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है। बहुत ज़्यादातर देशों के साथ उनकी ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन भारत, ब्रिटेन, चाइना, इनके साथ ट्रेड डील अमेरिका की हो गई। अब ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बात की है। ब्रिक्स में 11 देश हैं, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना और भी अब मुल्क जुड़ गए हैं इसमें। ट्रंप ने यह कहा है कि ये जो ब्रिक्स बना है, ये तो बना ही अमेरिका के खिलाफ है। इसका मकसद है डॉलर को कम करना, डॉलर की अहमियत कम करना। दुनिया भर में डॉलर जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ट्रेड का, उसको हटाना और इसकी जगह किसी और करेंसी को लाना। तो ये मैं नहीं होने दूंगा। और जो लोग भी ब्रिक्स से जुड़े हैं, इनको ये 10% टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ट्रेड डील हो चाहे ना हो, 10% अतिरिक्त कर तो देना पड़ेगा। इसमें भारत भी आता है। उनकी बात सुनिए। BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing. And they won't be a member long. I thought BRICS, they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard. ट्रंप की बात पर रिएक्शन आया क्योंकि इन्होंने ब्राजील की बात थी और इस बार अभी ब्रिक्स समिट जिससे प्रधानमंत्री अब नामीबिया के लिए गए हैं, वहीं से गए थे, तो वो होस्ट कर रहे थे ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब दिया है और शुक्र है कि किस दुनिया का कोई नेता तो बोला ट्रंप को सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मुल्क का सबसे बड़ा नेता इस तरीके से दुनिया भर को धमकी दे, ये ठीक नहीं है। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को दुनिया में घूम घूम कर देशों को इंटरनेट पर धमकी देना ठीक नहीं है। उनको ये समझना होगा कि दुनिया बदल गई है। आपको पता है या नहीं? नहीं मालूम तो जान लीजिए। हमको किसी बादशाह की जरूरत नहीं है। हम खुद मुख्तार देश हैं।
अगर वो ये समझते हैं कि वो तमाम देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, तो उन देशों को भी जवाब में टैरिफ लगाने का अधिकार है। Os países têm o direito de taxar também. सर अब कैसे देखिए, पहले तो मैं इंडिया की बात करता हूं, मतलब हमें ब्रिक्स में होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से अग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये बेसिकली चीन जो है ब्रिक्स के अंदर से वो देखता है ब्रिक्स को एक एज एंटी वेस्टर्न अलायंस। वो चाहता है कि जो बास्केट ऑफ करेंसीज है ब्रिक्स की उसको अहमियत दी जाए। तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की जो वो बात कर रहे हैं वो चीन के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है और भारत का इससे कोई नहीं, क्योंकि भारत ने एक बार रिफ्यूज किया था जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने के लिए जहां इस बास्केट ऑफ करेंसीज और डॉलर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी। तो भारत की बात तो बहुत क्लियर है और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से इस पॉइंट को पुट अप करेंगे तो ये 10% जो एडिशनल कह रहा है वो नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, ट्रंप कहते हैं यू विल पे टैरिफ्स। या तो मेरी इकोनॉमिक्स खराब है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर जब वो कहते हैं हु विल पे टैरिफ्स, तो जो देश से आप सामान ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोज आप चीन से इंपोर्ट करते हैं तो चीन टैरिफ नहीं देता, आपकी अपनी कंपनीज या आपके लोग टैरिफ देते हैं और उसकी वजह से आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से जो ताकत है गरीब लोगों के पास खरीदने की, सामान खरीदने की, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी आपने स्पेंडिंग बिल में उसको कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को, उनकी चीजें वापस ले ली हैं, तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है अगर वो हमेशा टैरिफ की धमकी दें तो। लेकिन ये तो ट्रंप को किसी ने समझा रखा है कि आप ये ऐसा करो और वो कर भी रहे हैं। एनीवे, अब जरा इंडिया यूएस ट्रेड डील की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है। इसमें सिर्फ डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात अभी फंसी हुई है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर ये अमेरिका की कंपनियों के लिए खोल दे, लेकिन भारत अपने छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा नहीं करने देना चाहता। अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स को भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत इसके लिए भी फिलहाल तैयार नहीं है। तो ये एक दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। इसीलिए जब उन्होंने ट्रंप ने कहा था कि चाइना से डील हो गई, यूके से डील हो गई, तो भारत के लिए उन्होंने कहा था कि डील होने वाली है। लेकिन लगता है कि उनको भी ऐसा लगता है कि भारत के साथ बात बिगड़ेगी नहीं, ये काम हो ही जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, इतना आसान नहीं है? हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जान है एक तरह से, और खासतौर से जान आप पैसे के हिसाब से ना भी सोचे, हिंदुस्तान की जो आबादी है, आबादी के लिहाज से वो उस लिहाज से आप देखेंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और इस पर यदि कभी ये डील हो गई तो देश में भी बहुत फिर बड़ा राजनीतिक अगर इन सेक्टर्स को खोलता है भारत, तब वो दोनों बात बराबर हो गई ना, कि यदि वो उस सेक्टर को खोल देते हैं जीएम फूड को, हाँ, तो वो तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट को, जो डेयरी सेक्टर है उस पर असर डालने वाला है ही ना, तो बड़ा असर उसका होगा। अभी तक भारत कह रहा है हम ये नहीं होंगे, हम ये नहीं करेंगे। हाँ, अब किस तरह के दबाव बनते हैं डिप्लोमेसी में और वो सब बातें अलग होती हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ना इतनी आसानी से आ जाएगा। नई चीज पढ़ी, डेयरी सेक्टर, आप डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर छोटे किसानों से सीधे जुड़ा, ये बात सही है। इसीलिए ये प्राइमरी वजह तो ये है कि ये सेक्टर नहीं खोला जा रहा। डेयरी सेक्टर को ना अमेरिका की कंपनियों के खोलने के पीछे एक और वजह है, बड़ी विचित्र वजह है। वो ये कि वेस्ट में जिन जानवरों से दूध निकाल के जो पदार्थ बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन पर भारत भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि कई मामलों में जो एनिमल फीड खिलाई जाती है इन जानवरों को, वो जानवरों के ब्लड से बनी हुई होती है। कुछ होगी, इस पे भी चर्चा नहीं होता। हाँ, ये चलता रहता। तो वो भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अरे एक और इस बीच एक खबर यूपी से आ रही है। अभी ये जो हमने छांगुर बाबा का आपके सामने जिक्र किया था, ये धर्मांतरण करवाने वाला बाबा जो गिरफ्तार हुआ है, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है इस पर कि ये बाबा जल्लाद है और बलरामपुर में हमने जल्लाद को गिरफ्तार किया है। ये हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था, बेटियों की सौदेबाजी करता था। तो बड़ा सख्त बयान योगी आदित्यनाथ का इस पर आया है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे,
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। अब ये खबर जो है, जिस तरीके से यूपी की सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ इस पर अपने एक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिविडेंड भी जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर 2-1.5 साल के बाद फिर चुनाव विधानसभा का भी होना है। कल ट्विटर पर बड़ा स्टेटमेंट आया था सीएम योगी का, और आज उन्होंने अभी ये बयान दिया और आज जल्लाद कहा इस आदमी को। नहीं, देखिए, मतलब योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड है, जो बार बार हम कहते हैं किसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की बात वो करते हैं। ये मसला उससे थोड़ा आगे का है। ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर, कोई अपराध, हत्या, अपहरण उसका नहीं है। ये सीधे सीधे उस सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करता है जिसको लेकर बार बार चिंता जताई जाती है कि क्या इस देश में कोई अलग अलग नाम से कहें तो लव जिहाद जैसा, कोई जिहाद जैसा, कोई पैसे देकर इस तरह का कन्वर्जन रैकेट, कोई मुस्लिम देशों से जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ के मुल्ला मौलवी मौलाना आकर करते हैं, यहाँ एक बार आ गए तो कैसे वो नेटवर्क करते हैं, जिसको हम पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले अभी तो हमने फतेहपुर का वो पकड़ा था ना, जो दावत खिलाता था। दावत खिलाना मतलब ही हुआ कि कन्वर्जन कराना। इतना सब कुछ देखते हुए भी देश में बड़ा वर्ग इस पर उस तरह से चर्चा करने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ बार बार उसको अगुआ के तौर पर एक टेकअप करते हैं। ये बड़ा कॉज के तौर पर दिखता है, हिंदू कॉज के तौर पर दिखता है, तो निश्चित तौर पर चुनावी मसला भी बनेगा। हम उम्मीद बस ये करते हैं कि कोई दूसरा उसके भी समर्थन में आकर ना खड़ा हो जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इतने गंभीर मसलों पर भी राजनीतिक पार्टियां पालाबंदी कर लेती हैं। गंभीर मसला है, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो जल्लाद से भी आगे कोई शब्द हो तो वो कहना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए। रैकेट बड़ा है, नेटवर्क के दूसरे लोग भी पकड़े जाएं।